गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ कोच से, पेरेंटिंग कोच से, जो आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक अच्छे पेरेंट्स बने। और हम सब जानते हैं कि पेरेंटिंग इज एन आर्ट, और अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें कि किस तरीके से एक अच्छा पेरेंट बना जाए, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बहुत ही जल्दी उन कोच को इनवाइट करने वाला हूं और वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूं हमेशा के लिए, हमेशा से ही। मैं लास्ट संडे को मैं अपने कोच को लेके आऊंगा और वो बहुत ही जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका संडे बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने संडे को। एंड थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। और एवरी संडे की तरह, हर संडे की तरह मैं कोच को लेके आया हूँ। इस बार हमारे वेलनेस और पेरेंटिंग कोच है जो हमें ये बताएंगे। गुड मॉर्निंग। एंड यू कैसे लुक हैं आप ब्यूटीफुल नितिन मैम। जी? थैंक यू, थैंक यू। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। और हम हर संडे को, हमारी ऑडियंस इंतजार करती है कि मैं अलग अलग कोचेस को लेके आता हूँ, और वो जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स कहेंगे या फिर जो भी हर्डल्स हैं उनको सॉल्व करने के हमारे कोचेस थोड़ा सा आइडियाज देते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में भी कैसे किया। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ तहे दिल से, अश्मिता मैम। और मैम, मैं बताता हूँ मैम के बारे में कि ये रिलेशनशिप पे और पेरेंटिंग पे काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, हील किया है। और मैं एक बार जानना चाहूंगा कि मैम प्लीज आप एक बार अगर अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, प्लीज। थैंक यू नितिन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए, और इस तरीके से संडे को और बेहतरीन बनाने के लिए, है ना। ये आप सभी जानते हैं कि संडे यानी अपना खुद के लिए आनंद करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए होता है। पर आप जैसे सजग लोग होते हैं जो चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करें, सोसाइटी को पे बैक करें, और जो भी मतलब अपने तरफ से प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ से, एज ए एक हेल्पिंग हैंड और एनएलपी कोच की तरह से हम किसी की लाइफ में कुछ चेंज करें, तो ये बहुत बढ़िया, उम्दा, और कहते हैं ना कि अपने गॉडली एक्ट है कि हम सेल्फलेस हो जाते हैं। तो यही काम नॉर्मली इंसान के लिए करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अपने से ही हम बाहर नहीं निकल पाते। हमेशा जिंदगी भर हम यही सोचते हैं कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या। पर ये आपका जो एक्ट है और आपने जो इंस्टाग्राम लाइव रखा है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि इस बढ़िया इनिशिएटिव है। और हमारे जैसे जो लोग हैं जो सही में सोसाइटी के लिए कुछ हेल्पफुल होना चाहते, कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते, उनको आप मौका देते। तो ये प्लेटफॉर्म के लिए, आपके इनिशिएशन के लिए भी पूरे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। और अपने बारे में मैं क्या बताऊँ, मैं एक मदर हूँ, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे हैं। मैं एक वाइफ हूँ, बहुत अच्छे फैमिली है, और एक वर्किंग वुमन भी हूँ। हॉस्पिटल है हमारी, उसको हस्बैंड एज अ डॉक्टर रन करते हैं, तो मैं एज ए एचआर हेड बोलो या एक सपोर्टिव हैंड बोलो, उसके तरीके से हॉस्पिटल स्टाफिंग, पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट करती हूँ। और साथ में मैं एज ए एनएलपी और पेरेंट एंड रिलेशनशिप कोच पे भी काम करती हूँ। मेरा जैसे आप क्वालिफिकेशन देखो तो आई हैव डन माय एमएसडब्ल्यू, उसके बाद मैंने एनजीओ में काम किया है, इंडस्ट्री में काम किया है, इवन मैंने एज अ फैमिली काउंसलर भी काम किया है। और ये सारे अनुभव से मुझे एक चीज सीखने की मिलती है कि दुनिया जब भी हम देखते हैं, करते हैं, तो एक मुझे चाइनीज टेंसा या चाइनीज कहावत याद आती है कि जहां जहां मैं जो देखता हूँ ना, वही मुझे सोच में आता है। जो मैं सोचता हूँ वही मैं एक्ट करने लगता हूँ, और जो मैं एक्ट करता हूँ वो मेरी आदत बनती है, और मेरे आदतों से मेरा कैरेक्टर बनता है। ये है तो एक छोटी चीज, पर उसमें कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है कि हमारी दृष्टि कहाँ पर जाती है, हम क्या सोचते हैं और हम करना क्या चाहते हैं। शायद दुनिया में लोग इसी के पीछे पूरी जिंदगी बिताते हैं कि हमने देखा क्या, हमने क्या किया, और हम क्या कैरेक्टर लेके जा रहे हैं।
यानी इंसान की पहचान उसके कैरेक्टर से जरूर करनी चाहिए। और हर किसी का कैरेक्टर की पहचान होती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशन बिल्ड करते हैं। और जैसे दो बर्तन साथ में होके कहते हैं ना, आवाज करते हैं, खनकते हैं, या वो मधुर आवाज भी बन जाती है, वो कर्कश आवाज भी बन जाती है। वैसे हमारे रिलेशनशिप भी कभी मधुर हो सकते हैं, कभी कर्कश हो सकते हैं, पर एक नियम है कि साथ में तो रहना पड़ेगा। और जब साथ में रहते हैं तो सर्जन भी होता है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि अगर दो इंसान को जोड़ता है तो नवसर्जन के लिए जोड़ता है, और वो नवसर्जन पूरी जिंदगी का उद्देश्य बन जाता है अपना। तो ये पेरेंटिंग कोच, ये रिलेशनशिप कोच करने में मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो मैं हूँ आज, उससे अगर कल मैं कुछ 1% भी बेहतर बन जाऊँ, तो उसके लिए हमेशा मैं जागरूक रहती हूँ, काम करती हूँ, और इसी में लाइफ को एंजॉय और कुदरत को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भाव से थैंकफुल रहते। ये एक मेरा परिचय है। और आप आगे बताएं, क्या कह सकती हूँ या क्या पूछना है? थैंक यू सो थैंक यू। मच मैम, दिस इज वंडरफुल एंड अमेजिंग थिंग। मैं इसके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा। आपने मतलब जीवन का सार कुछ शब्दों में बताने की कोशिश की है। बेसिकली आज को जो हमारा सेशन है, जो लोगों के क्वेश्चंस है रिगार्डिंग आपके पेरेंटिंग को, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं, हम सभी लोग हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें सुनने वाले लोग हैं, वो ये बात सभी जानते हैं कि हमारी जिंदगी का 99% जो हम अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं, हमारे बिहेवियर्स हुए, हमारे बिलीफ हुए, ये सारे जो 99% जो बिल्ड हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, वो हमारे बचपन में हो जाते हैं। और साइकोलॉजी भी यही कहती है कि 8 साल से पहले पहले हम अपनी सेल्फ इमेज को बिल्ड करते हैं, या हम अपने आगे जो हमारी लाइफ ड्राइव करेंगे, जो हमारे इमोशंस, वो हम बिल्ड करते हैं। तो अब इससे ये तय हो जाता है कि जो बच्चा होता है, मतलब जो चाइल्ड है, वो हम्म। उसकी जो हम्म। आने वाला जो फ्यूचर है, वो हम्म। पेरेंट तय करते हैं। गुरुजन होते हैं, जो हमारे अध्यापकगण होते हैं, वो तय करते हैं, जिससे वो अपनी जिंदगी में जो भी वो बनता है, जो भी वो बिहेव करता है, जैसे भी वो रिएक्ट करता है, या जो आगे चल के वो वाहन बनता है, उसमें 99% पेरेंटिंग की और टीचिंग की होती है। और बेसिकली मेरा यह पर्सनली मानना है कि आपको पेरेंट बनने के लिए ये मान के चलो कि आप पहले गुरु हो। तो प्लीज मैम, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ऑडियंस को ये बताएं कि पेरेंटिंग का जो बेस्ट है, कि कुछ शब्दों में आप ये बता सके कि किस तरीके से पेरेंटिंग को किया जाए, और जिससे आगे चल के बच्चा, यानी उसका अवचेतन मन, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बढ़िया तरीके से प्रोग्राम्ड हो सक्सेसफुल लाइफ के लिए, बेहतर हेल्थ के लिए, और उसके रिलेशनशिप जो है, चाहे वो उसके पर्सनल हो, चाहे वो सोशल हो, और वो किस तरीके से ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करे। तो प्लीज अगर इस पे प्रकाश डाले तो बड़ी मेहरबानी होगी मैम। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है नितिन जी, और बहुत बढ़िया उसमें कॉन्टेक्स्ट भी डाला है आपने कि चाइल्डहुड मतलब यही है कि एक पौधा अगर हम उसका सीडिंग करते हैं, डालते हैं, तो हमें पता है कि ये पौधा जो हम डाल रहे हैं या सीड डाले, वो आम का है, बबूल का है, गुलाब का है, किसका है। माली तो जरूर जानता है कि उसने क्या बोया है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसमें पानी, खाद, धूप कब कब और क्या क्या किस तरह डालना है, कब कब उसको उसे काटना है, छांटना है, बड़ा करना है। पर कई बार अगर माली ही गाफिल हो, उसे नहीं पता कि ये पौधा छांव में उगने वाला है, अगर उसने धूप में डाल दिया तो वो मुरझा जाएगा। और ऐसा पौधा है जिसे धूप की ही आवश्यकता है और उसने उसे छांव में डाल दिया तो भी पौधा मुरझा जाएगा। यानी ये सजगता रहनी चाहिए ये माली की कि वो क्या कर रहा है। पर माली है जो अपने अनुभव से सीखा है, समझिए, उसकी कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां जाके उसने ये सीखा हो कि मैं हर्ब डाल रहा हूँ, सर्फ डाल रहा हूँ, ट्री डाल रहा हूँ या छोटा प्लांट डाल रहा हूँ। उसने तो उसी के जो एजेड थे, जो एल्डर थे, जो दूसरे के साथ सीखने वाले गार्डनर थे, उनसे सीख के आगे की ये प्रैक्टिस की है। कहने का मतलब है कि बीइंग पेरेंट, हम भी पहले बच्चे थे और हमने वही सीखा जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, हमारे आसपास के लोगों ने हमें सिखाया, हमारी अनुभव और हमारे एजुकेशन ने जो सिखाया। यानी हमारा नॉलेज सीमित हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस पर। बीइंग पेरेंट हमें जो
एक नया सोल, नई आत्मा, नया बच्चा जो देते हैं कुदरत, उसका हम एक मीडियम है। उन्हें ये धरती पे लाने के लिए हम एक जरिया है। पर हम क्या मान लेते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारी एसेट है, उनको हमने पैदा किया, उनका जन्म हमसे हुआ है, तो पूरा कंट्रोल हमारा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ है या नोशन दिमाग में चलता है, क्योंकि अनुभव भी वही था, हमारे पेरेंट्स ने भी वही किया कि आप हमारे बेटे हो, आपको ऐसा ही करना है, ये हमारे घर के रूल्स, आपको वैसा ही करना है, आपको इसी तरह घर से बाहर जाना है, इसी वक्त जाना है, यही पढ़ाई करनी है। इतने सारे रूल्स रेगुलेशन में एक पौधे को, एक बच्चे को हम बड़ा करते हैं, और तभी जो बचपन में उसकी मेमोरीज में हम जो इनपुट डालते हैं, कहते हैं कि हमारे दिमाग में भले दो हिस्सा है, राइट एंड लेफ्ट माइंड, हमारा क्रिएटिव और हमारा रीजनिंग माइंड, हमारा इमोशनल माइंड, वो दोनों को मिला के हमारे अनुभव उसमें धीरे धीरे स्टोर होते जाते हैं। जैसे आप अभी भी देखो कि आपको अगर छिपकली से डर लगता है या कॉकरोच से डर लगता है या पानी से डर लगता है, वो कहीं आपके पास्ट मेमोरी है, कहीं आपका चाइल्डहुड का अनुभव है, या कहीं चाइल्डहुड में किसी ने बताया कि नहीं यहाँ नहीं जाना, वो काटेगा, वो आपको नुकसान करेगा, पानी में ऊंडाई होगी, गहराई होगी, आप डूब जाओ। तो ये सब हमारी बिलीफ भी, अनुभव भी उसी मेमोरी की वजह से है। तो वहां पे रोल आता है पेरेंट्स का कि आप क्या उन्हें इनपुट डालते हो। उस पौधे को बड़ा वृक्ष बनाने के लिए पेरेंट्स क्या क्या उनको देते, वो बड़ी सजगता का काम है। पर पेरेंट्स बीइंग ह्यूमन, उनकी भी लिमिटेशन रहती है, वो भी एज ए ह्यूमन पॉजिटिव और नेगेटिविटी का कॉन्ग्रुएंस में रहते, कॉम्बिनेशन में रहते, उनके भी चॉइस और उनके भी कुछ डिसलाइक्स होती है। जैसे कहते हैं ना कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमन आर फ्रॉम वीनस, यानी प्रकृति ने मर्द और स्त्री को जो स्वभाव दिया है वो उनकी आइडेंटिटी है, और उसी के जरिए वो सोसाइटी को परसीव करता है, और यही परसेप्शन से उसने आज तक जो जिया है वही चीज अपने बच्चों को पास ऑन करता है। और वहां तकलीफ हो जाती है। जैसे एक अनुभव में बोलती हूँ कि आप अगर आपके बचपन में साइकिल चलाए होंगे, धीरे धीरे आज आप कार चलाते हो, पर आपके बच्चे आज ही से कार का अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एज ए पेरेंट आपने उनको सहूलियत दी है, तो उनको साइकिल का अनुभव नहीं है। अभी वो आज की कार है, यानी वो टेस्ला कार है, टेस्ला कार है, ऑटोमेटिक मोड में चलने वाली, और हम वो फियाट वाले। अब पुरानी और नई मॉडल का, ओल्ड एंड न्यू थॉट ऑफ जो स्कूल है, उसमें वहां पे बहुत बड़ा क्लैशेस रहता है। जो मोबाइल का कभी हमने बचपन में यूज नहीं किया, हमारे बच्चे जब पैदा होते तभी से मोबाइल के गाना, कार्टून सुन के खाना खाते, खेलते, बिजी रहते, तो एडवांसमेंट ऑफ थॉट और पुरानी स्कूल ऑफ थॉट है वो वहां चली गई, हम कहीं भी रेजोनेट नहीं करते उसको। तो ये है रोल ऑफ पेरेंट्स के उन्हें भी अपना अपग्रेड करना है, उन्हें भी अपने आप को उसी माहौल के लिए रेडी करना है। और जब ये काम पेरेंट्स कर लेते हैं तो उनके लिए मेरे जहन में और मेरे इस अनुभव से मैंने एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम, जैसे मेरा नाम अस्मिता है, उसी अल्फाबेट से मैंने बनाया हुआ। वो इसीलिए बनाया कि मुझे लगता है उसमें सारे ऐसे जरूरत के एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं जो एक बच्चे के, एक अच्छा सिविलियन, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जरूरत है। क्योंकि बच्चे के लिए पेरेंट्स इस धरती में लाने वाले एज ए, कहते हैं ना कि गॉड होते, उसको जनरेट करते, ऑपरेट भी करते, और कहीं कहीं उसे डांटते भी, यानी एक सही देश के लिए नागरिक बनाने के, देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट पे बैक करने के लिए भी कोई बनाने वाला फैक्ट्री है तो वो पेरेंट्स है ना। तो वो फॉर्मूला के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह ये मेरा नाम अस्मिता, अगर संस्कृत में देखे तो उसका मतलब होता है प्राइड। मेरे फादर ने किसी भी खुशी की कारण से मेरा नाम रखा, पर मैंने उसमें एक ऐसी नॉलेज या ऐसी अनुभव देखी कि ये चीज हम सबके लिए काम आती है और बच्चों को बड़ा करने के लिए बहुत काम आती है। और ये मैंने भी कब सीखा, जब कहते हैं ना इंसान ठोकर खा के सीखता है, या इंसान को जैसे मोमबत्ती में उंगली जल गई तो दोबारा आग से दूर रहना, वो अनुभव से सीखता है, और जो अनुभव से सीखता है वो इंसान कभी नहीं भूलता। तो ये एक बहुत जरूरी है कि हर इंसान को हर चीज का अनुभव होना चाहिए। बच्चों को भी जब पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो उन्हें भी हर अनुभव के लिए रेडी करना चाहिए। ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन भी अपनी लाइफ में एक सही इंसान
बनने में शायद अपने आप को कमजोर समझता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अगर बच्चों का बढ़ाना है तो उनको वो वातावरण, वो एनवायरनमेंट देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और वो तभी हो सकता है जब हम मेंटली स्ट्रांग हो, जब हम अपने अनुभव और अपनी बिलीफ को उनके ऊपर थोपे, तब ये हो सकता है। मेरा ख्याल है शायद मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया है, मैंने पूरी कोशिश की है ना? बिल्कुल मैम, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को कि पेरेंटिंग इज द बेस्ट। और हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा आगे चलकर महात्मा गांधी बनता है, वही बच्चा आगे चलकर मार्टिन लूथर बनता है, वही बच्चा आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टाइन बनता है। बेसिकली क्या होता है कि हमने मैम, अगर मैं इस बात पे फोकस करूं तो हमने थॉमस एडिसन की भी स्टोरी सुनी है। उसमें वो थॉमस एडिसन, हाँ, डिसेबल चाइल्ड, मतलब बचपन में उसको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जिज्ञासा होती है हर चीज को जानने की। फिर वो किस तरीके से उसकी जो मॉम होती है वो उसकी चिट्ठी को पढ़ती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा हाईली वो है, आईक्यू लेवल उसका बहुत ज्यादा है, हम इसको शिक्षा नहीं दे सकते। जबकि वो जब वो साइंटिस्ट बन जाता है तो वो अपनी माँ की चिट्ठी को पढ़ता है और उसमें देखता है, उसमें लिखा होता है कि क्या नाम है, आपका बच्चा डिसेबल चाइल्ड है। तो वो बहुत रोता है कि मैं जो भी बना अपनी माँ की वजह से बना। तो मैं यही कहता हूँ कि आपका बच्चा कैसा भी क्यों ना हो। और हमने वो मूवीज भी देखी हैं जो अभी लाल सिंह चड्ढा आई है, और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो सच में इंस्पायर करती हैं मदर को और पेरेंट्स को। तो उसमें वो बेसिकली यही है कि वो अपनी मतलब उसकी जो मदर होती है वो यही बताती रहती है हमेशा कि, तो मैं, मेरा भी यही कहना है कि प्लीज अपने बच्चों को कभी ये मत बताएं कि तुम में क्या कमियां हैं, है ना। हमेशा बस यस, उसको अपग्रेड करने के लिए बेशक बोलते रहे। थैंक यू सो मच मैम, हम लोगों को वैल्यूबल टाइम और वैल्यूबल चीजें देने के लिए। और बेसिकली आज के जो एटमोसफेयर है, जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट है, तो हम कुछ चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पाते मैम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ब्लू स्क्रीन की बात करूं, डिजिटल डिजिटल जो एडिक्शन की है मैं वो बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं कि वीआर और एनएलपी आर, तो हम जानते हैं कि वीए का हमारे लाइफ में कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग वो होता है, और बहुत जल्दी ही हम इसके अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज अगर राइट, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज अगर हम इसका, अगर तस्वीर बहुत अच्छी है, सुंदर उसके ग्राफिक्स है, तो हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। तो और वो उसमें अगर स्टोरी डाल दी जाए तो हमारा माइंड और ज्यादा देखने को करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मूवी अगर हम बड़े से पर्दे पे देखें तो वो हमें अच्छी लगती है, छोटे पे देखें तो वही हमें थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। तो अब आजकल का जो दौर चल रहा है कि पेरेंट्स भी और एक बात को लेके परेशान है कि मेरा बच्चा फोन चलाता है। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं आपकी फीस क्या है मुझे बताइए, मैं आपको उसको करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला वो सब चीजें तो ठीक है, लेकिन आप अपनी तरफ भी तो देखिए, आप कितने घंटे फोन चलाते हैं, है ना। तो ये राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम प्लीज हम लोगों को, हम सभी लोगों को गाइड कीजिएगा कि बेसिकली कि किस तरीके से हम इस चीज से बचें। क्योंकि मैम आजकल मैं कभी कभी मैं भी फील करता हूँ, हालांकि हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि अगर 20-25 मिनट तक फोन ना मिले तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं कहीं फोन में कुछ इंपॉर्टेंट ना है, जबकि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राइट। यही मैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप मुझे और हमारे जो पेरेंट्स हैं जो सुन रहे हैं उनको भी बताएं कि वी आर वाइज फॉर अदर्स, हम दूसरों के लिए बुद्धिमान होते हैं। तो प्लीज आप इस पे अगर प्रकाश डालें कि किस तरीके से इस एडिक्शन से बचा जाए और फिर अपने बच्चे को भी बचाया जाए, तब जिससे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो हमारे बच्चों का भी। प्लीज मैम। बहुत बहुत सही सवाल है नितिन जी, और ये अभी अलार्मिंग सिचुएशन जैसा है कि हर किसी के साथ ये हो रहा है ना। पर मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा फोकस देना चाहूंगी कि बच्चे, आप जो बोलते हैं ना वो नहीं सुनते, पर आप जो करते हैं ना उसी को डुप्लीकेट करते हैं। और इसीलिए अगर हम कहीं जाते हैं तो हम किसी बच्चे को देख के बोल सकते हैं कि ये बच्चा उसके पापा जैसा है, उसकी मम्मी जैसा है, और कितना प्राइड फील होता है हमें कि ये मेरे जैसा है या मेरे जैसा करता है। वही चीज हम अपने बच्चों को अगर ये सजगता रखे कि मेरे बच्चे मुझे डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो ये डुप्लीकेशन हम क्या करवाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। पहले के जमाने में ऐसा था कि एक ही घर में 4 भाई 5 भाई बहन रहते थे, चाचा चाची फूफा फूई सब आसपास में रहते थे।
पर जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, एडवांसमेंट हुआ, लोगों की इकोनॉमिक जरूरत बढ़ गई, तो ये जो ज्वाइंट फैमिली थी वो टूट के न्यूक्लियर फैमिली हो गई। न्यूक्लियर फैमिली में भी अभी सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो कुदरत ने एनर्जी से भरपूर दिया है वो फुल ऑफ एनर्जी है, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चाहिए, क्योंकि उसका ग्रोइंग स्टेज है, उसका मोटर बॉडी मूवमेंट और बॉडी का डेवलपमेंट है। उसी टाइम पे उससे मौका नहीं है कि वो कैसे एक्सप्लोर करे, किस तरह अपनी जो भी अंदर की क्यूरियोसिटी है, जो भी उसकी खेलने की उम्र और समझ है, वहां पे ना पेरेंट्स टाइम दे पाते हैं, ना स्कूल में इतना वक्त होता है, और ना कोई सिबलिंग है या ना कोई नियर बाय फ्रेंड्स है, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि बच्चे को अकेले हम बाहर नहीं छोड़ सकते, उसे घर में ही बिठाना है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कहीं और गया तो कुछ गलत सीख लेगा, तो वो एक फोबिया रहता है कि बिलीफ सिस्टम गलत हो जाएगी बच्चे की। और एक ऐसा है कि वे बाहर के माहौल में लोग बैड एडिक्शन वाले हैं, अब्यूज करते हैं बच्चों को कुछ ना कुछ। तो आजकल के बच्चे के साथ पेरेंट्स भी सहमे हुए, उनके खुद की सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो या पुअर जा रही है। तो सबसे पहले कि वो कॉन्फिडेंस पेरेंट के दिल में आना चाहिए कि बच्चे मेरी जिम्मेदारी है और उसे वक्त देना बहुत जरूरी है। जब पेरेंट्स वक्त नहीं देते तो उसे तो कोई चाहिए, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी है, सीखना है, जानना है, उसमें सब कुछ जानने की अंदर से एक कहते ना कि सीखने की चाहत है, और वो सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास रेडीली अवेलेबल कोई नहीं है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, उसके रिलेटिव्स नहीं है, उसके दोस्त नहीं, तो उसके लिए पेरेंट्स ने इजीली अवेलेबल एक छोटा सा इडियट बॉक्स का ही सब्स्टिट्यूट यानी मोबाइल दे दिया। उसमें तो गाना, रायम, पोयम, कार्टून, ये वो सब कुछ देख ले। जब कोरोना था तब सही था कि बाहर वैसे ही नहीं जा सकते कोरोना के वायरस की वजह से, उस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन था मोबाइल। पर कोरोना के पहले और कोरोना के बाद ये मोबाइल अभी भी सभी बच्चों के हाथ में एक अनडिवाइडेड इंस्ट्रूमेंट हो गया है, और वो इसीलिए हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, बच्चे के साथ वो खुद नहीं खेल रहे, या फिर बच्चों को कहीं और खेलने के लिए उनको एफिलिएट नहीं कराते। जब बच्चे को खुद से फिजिकली थकान लगेगी तो ही वो ये सब चीज से छूट के अपने आप को रिलैक्स करेगा, और उसी रिलैक्स टाइम में थोड़ा सा मोबाइल टीवी देखेगा। ये जो मैं अपने नाम की फॉर्मूला बोलती हूँ ना, ये उसमें सारे पेरेंटिंग के टिप्स आ जाते हैं। जैसे ASMIT, अस्मिता का नाम का सभी अल्फाबेट का एक इम्पोर्टेंस वैल्यू लगी हुई है। जैसे A फॉर अवेयरनेस, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि मेरी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई चाइल्ड इज व्हाट, मेरी क्या जिम्मेदारी है मेरे बच्चे की। हर पेरेंट जानते हैं सभी चीज का प्रोज एंड कॉन, उन्हें भी पता है कि ज्यादातर बच्चा बैठा रहेगा और जंक फूड खाएगा तो उसे क्रॉनिक डिसीज हो सकता है, वो सोसाइटीज के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो सोशल एंजाइटी आएगी। उन्हें ये भी पता है कि बच्चा अगर घर से बाहर नहीं निकलेगा तो सोसाइटी से कनेक्ट नहीं होगा, वो उनको पता है। अगर अवेयर है इस चीज से तो क्या हम कर रहे हैं, वो हमें चाहिए कि पेरेंट्स को अवेयर होना है अपने खुद के रोल के लिए। ज्यादातर पेरेंट्स उस चीज के बारे में इग्नोर होते हैं, उनको सिर्फ इतना ही होता है कि बच्चा पैदा हुआ, उसे खाना दो, पीना दो, सोना दो, बस उतना ही है। उससे ज्यादा वो ये नहीं समझते कि कल को बच्चा बड़ा होगा, जब उसकी खुद की अवेयरनेस आएगी कि मुझे ये सब चीज से वंचित रखा गया, तो वो घर से बाहर भागता रहेगा, कहीं ना कहीं सोर्स ढूंढता रहेगा। तो ये एक पहला जरूरत है कि बी अवेयर ऑफ द नीड ऑफ चाइल्ड, बच्चों की जरूरत के लिए हम सजग हो जाए। और ये कैसे सजगता हासिल हो सकती है, एक तो आप जब पेरेंट बन रहे हो तब उसके ऊपर आप स्टडी करें कि पेरेंट की क्या जरूरत है, बच्चे की एज वाइज क्या जरूरत रहेगी। बच्चा इन्फेंट है, 1 साल से छोटा है, तो पेरेंट से क्या एक्सपेक्ट करेगा, जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और फूड, बेसिक नीड। छोटे बच्चे 1 से 6 साल के बच्चे की वही जरूरत होती है, तो वो पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा इस उम्र का है तो ये मेरी अवेयरनेस है और ये मेरा रोल है सबका। जब उससे आगे जाते बच्चा और बड़ा हो जाता है, 6 से 12 साल का होता है, तब उसको स्कूलिंग जाना है, उसको उसका पीयर या उसका फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बना है, शेयरिंग एंड केयरिंग सिखाना है, लव देना और लव लेना सिखाना है, रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट करना सिखाना है। यानी एज वाइज
हर बच्चे की जरूरत के ऊपर पेरेंट्स का अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी। अगर वो खुद से अवेयर नहीं कर सकते, जानो कि वो पढ़े लिखे नहीं है या फिर उनके पास ये नॉलेज नहीं है, तो क्या करना है, उनको प्रोब करना है, सर्च करना है कि ये जो लोग सक्सेसफुल पेरेंटिंग है उनके आसपास में, जिनके बच्चे खुश है, पेरेंट्स खुश है, ऐसे पेरेंट्स से मिले, उनके साथ बातचीत बढ़ाए। या ऐसे कोई आप वीडियोस यूट्यूब पे देखे या ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखे, बहुत सारी मूवीज बनी है, जैसे तारे जमीन पे आप देख सकते हो, फिर यस डे आप देख सकते हो। ऐसी बहुत सारी फिल्म है जो बच्चों को बड़ा करने की, लोगों को वीए के साथ ट्रेनिंग देता है कि विजुअली देख सकते हैं, ऑडिटरी सुन सकते हैं और काइनेस्थेटिकली आप उसे अनुभव कर सकते हैं। जब तक पेरेंट ही अनुभव में नहीं लाएंगे तो वो अच्छा पेरेंट या बेस्ट पेरेंट बनने की जो कट्टार है उसमें पीछे रह जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी विवेकानंद है, गांधी जी है, या फिर आइंस्टाइन है, तो उसके पीछे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। वो अवेयर थे पेरेंट्स। जब आइंस्टाइन के मदर को पता चला कि मेरा बच्चा ऐसे कैपेबल नहीं है नॉर्मल चाइल्ड के साथ रहने के लिए और उसे स्कूल से निकाला गया, तब माँ अवेयर थी, उसे पता था कि अगर कुदरत कोई एक पत्ता भी बनाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, तो मेरा इतना बड़ा बच्चा मुझे देने के पीछे कुछ तो रीजन है, क्यों मुझे ये भेंट दी गई है। तो उस पे काम किया माँ ने और बच्चे को जो चाहिए, जिस जरूरत थी उसके हिसाब से उसे बड़ा किया। तो आज आइंस्टाइन को सब मानते हैं और उसकी जो सापेक्षतावाद का नियम है उसके ऊपर लोग काम करे, उसे नोबेल प्राइज मिला। और उसका दिमाग भी अभी संभाल के रखा है कि जिसके लिए टीचर बोलते थे कि ये नहीं कर सकता, उसने इतना बड़ा काम कर दिया। दैट मीन्स वो फेथ था पेरेंट्स को, वो अवेयर थे पेरेंट्स कि ये कर सकता है, तो बच्चा कर सकता है। जो अवेयरनेस के बाद आती है पेरेंट्स की दूसरी, एस फॉर सोर्स, सोर्स ऑफ व्हाट, रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। आप ऐसा जरिया बनो कि बच्चे को हर प्रकार के रिसोर्स के लिए आप ही एक अवेलेबल हो। कई बार पेरेंट्स उससे पीछे हट जाते हैं, एक बच्चा कहता है मुझे ये पेन चाहिए, ये चाहिए, तो ना कर देते, मना कर देते, तब बच्चा अल्टरनेट ढूंढता है और वहां उसे सिग्निफिकेंस मिलता है तो पेरेंट्स से हट जाता है। यानी हमेशा सेंटर में पेरेंट्स होने चाहिए, एज ए सोर्सफुल पर्सन पेरेंट ही होने चाहिए। बच्चों की क्या जरूरत है, एनर्जी चाहिए, प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, उसे केयरिंग चाहिए, लव चाहिए, उस सबका सोर्स बनना वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। जो पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं, सोर्स के लिए रिसोर्सफुल पर्सन बन जाते हैं, फिर होता है उनका खुद का एज अ मोटिवेटर रहना। बच्चे को कंपैरिजन ना करें, मेरा बच्चा या उनका बच्चा वो अच्छा करता है और मैं नहीं करता, मेरा बच्चा नहीं करता। तो ये जो हम स्टेटमेंट भी देते हैं ना कि देख चिंटू बाजू वाले का लल्ला तो कितना अच्छा कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा है, यानी हमने उसके दिमाग में कंपैरिजन डाल दिया। ऐसा न करके हम ये सजग हो कि हमें जो बच्चा दिया है कुदरत ने, उसकी जो पोटेंशियल है उसको निखारने के लिए जो जरूरत पेरेंट्स है वो हम ही है। और वो यूनिक बच्चा है, किसी के साथ कंपेयर करने वाला बच्चा नहीं है। तो उसी यूनिकनेस को और एनहांस करने के लिए एज अ मोटिवेटर हमें हमेशा उसे प्रोत्साहित करना है कि नहीं बेटा तू कर सकता है। उसे उसी की क्षमता के साथ कंपेयर करें। जैसे कोई बच्चा सीधी लाइन लिखने में अक्षम है, नहीं कर पा रहा है, तो उसे वो सीधी लाइन बनाने में हेल्प करें कि चलो इसे दो डॉट को ज्वाइन करे तो हो सकता है, चलो एक थोड़ी दूर वाली डॉट को ज्वाइन करने से हो सकता है। यानी उसके खुद के पोटेंशियल पे हम उसे मोटिवेट करते रहे, उसे गाइड करते रहे। और हमेशा जब मोटिवेट कोई करता है तो उसका ध्यान ये रहना चाहिए कि नेगेटिविटी ना आए। कई बार पेरेंट्स का ध्यान होता है कि उसे नेगेटिव मोटिवेशन कर, नहीं नहीं तू ये नहीं हो सकता, तेरे से नहीं बनेगा, मुझे यकीन है कि ये नहीं करेगा। ये नेगेटिव भी उसे मोटिवेट कर सकते हैं। मेरा पेरेंट ऐसा क्यों कह सकता है मुझे कि मैं नहीं कर सकता, चलो करके दिखाता हूँ। और जब वो बच्चा कर पाता है, मोटिवेट हो जाता है, तो उसे रिवॉर्ड भी दे, उसे प्यार भी दे, उसे हग भी करे और उसे ये फील कराए कि दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा है और उसकी हमें प्राइड है। जब तक पेरेंट्स बच्चे को ये अनुभव नहीं कराते कि यू आर द बेस्ट एंड वी लव यू, तो ये बच्चे अपने आप को, सबसे कहते हैं कि दुनिया में ऐसा लगेगा कि मैं क्यों पैदा हुआ। ये सवाल कभी भी बच्चों को नहीं आना चाहिए। हमेशा बच्चों को ऐसी ही पेरेंटिंग मिलनी चाहिए कि वो अपने आप से बेहतर बनने के लिए मोटिवेशन पेरेंट्स से ही पाया करें।
पेरेंट्स है, टीचर्स है, जो भी उसे गाइड कर रहे हैं, और रोल मॉडल बने। मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स को सबसे बड़ा रोल मॉडल बनना पड़ता है। और रोल मॉडल कौन बनता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे विवेकानंद जी की बातें बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे गांधी जी की बातें बहुत अट्रैक्ट करती है। एक सिंपल लाइन, उठ जागो मुसाफिर और अपने ध्येय के लिए लग जाओ, कितना उनका लाइफ का एक ही सेंटेंस। युवा दिन के लिए आज हर 12 जनवरी को हम मनाते हैं, हर स्कूल में ये इवेंट होता है 12 जनवरी का। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? अगर लाइफ स्पैन देखे तो 40 साल से भी कम उम्र जिए विवेकानंद जी, पर जब तक जिए वो, उन्होंने यही कोशिश की कि वो किसी यूथ के लिए एक रोल मॉडल बने। और उनको बनाने में उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल था। वो जब 3 साल में मेडिटेशन करते थे, जब वो छोटे थे, उनको जो इच्छा थी करते थे, तो पेरेंट्स उन्हें प्रमोट करते थे कि हाँ ये तू कर सकता है, कभी रोका नहीं उन्हें। तो यही चीज है, गांधी जी को भी देखो, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हो और एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की आप बात करते हो, तो गांधी जी भी बचपन में आम बच्चे की तरह थे। वो भी कभी बीड़ी पीने गए थे, वो भी कभी चोरी किया करते थे, वो भी कभी झूठ बोलते थे। पर उनकी माता पुतलीबाई ने, करमदास जी उनके पिताजी ने उन्हें जो शिक्षा बचपन में देनी चाहिए, इतने प्यार से और सटीक तरीके से दिया कि आज गांधी जी उनकी बायोग्राफी से ये कह सकते हैं कि माई लाइफ इज माई मैसेज। ये सीख मिलती है अच्छे पेरेंटिंग से कि अपनी लाइफ अपना मैसेज बनना चाहिए कि कोई जीना चाहे तो कैसे जिए। वो सीखने के लिए पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वो मोटिवेटर, एम फॉर मोटिवेटर की तरह देखे। फिर आता है आई, आई फॉर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी बच्चे के साथ ऐसे घुल मिल जाए, इस तरह उसके साथ रिलेशनशिप में रहे कि बच्चा अपनी किसी भी नेगेटिव, किसी भी गलती को बताने के लिए डरे नहीं। ये इंटीग्रेशन अगर होता है पेरेंट्स और बच्चे का, तो वो इतना सुखद और इतना स्वर्ग जैसा अनुभव होता है कि वो माहौल, वो घर भी बच्चे को उसी में रहने का मन करता है कि इंटीग्रेटेड है। उसे भी पता है कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ मेरे हैं, मेरे लिए है। और पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा कुछ भी होगा, दुनिया का कुछ भी गलत करके आएगा, पर बताएगा तो मुझे। यानी वो इंटीग्रिटी, वो रिलेशनशिप में लाने के लिए बहुत खून पसीना डालना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता। बच्चे के जन्म से लेके आज तक उसके तालमेल ऐसा बढ़ाना पड़ता है, ऐसे तरीके से बात करनी पड़ती है, इस तरीके से एहसास दिलाना पड़ता है कि उसे लगे कि नहीं, ये एक ऐसा हमारा वेव है या ऐसी हमारी कॉम्बिनेशन है कि जिससे मैं कभी छूट नहीं सकता है, मुझे छोड़ने की इच्छा भी नहीं। वो इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये जब हो जाता है तब आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को मैं कहती हूँ दिस इज मी मैनेजमेंट, TIME को दिस इज मी मैनेजमेंट। और मी मैनेजमेंट में अगर आपको काम करना है तो अपने खुद के एटीट्यूड पे, बिलीफ सिस्टम पे, कम्युनिकेशन पे, बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार माइंड बॉडी कॉन्ग्रुएंस नहीं होते। हम बच्चे को बोलते हैं कि तू ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, यानी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं जा रही, हम उसे सरकास्टिकली बोल रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि ये गलत है या ये झूठ है। तो जब हम अपने मी टाइम को यूज नहीं करते, यानी अपने माइंड बॉडी को कॉन्ग्रुएंस में लाने के लिए हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, तो वो बच्चा डुप्लीकेट नहीं करेगा। यानी हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, हम जो बोलते हैं वो करने वाले होने चाहिए, और हमारे अंदर किसी भी तरह की कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। जैसे पेरेंट्स यानी मदर फादर दोनों एक होने चाहिए, और जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो, दोनों में माइंड कहते हैं ना कि उनके अंदर विचारों का ही मतभेद हो, तो बच्चा तो नोटिस कर लेता है, बच्चे को तो ध्यान में आ जाता है कि मेरे पेरेंट्स में कुछ दिक्कत है, वो दोनों यूनिटी में नहीं है। तो बच्चे के लिए वो कंफ्यूजन, टेंशन और कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसके लिए पेरेंट्स, फादर और मदर एक ही होते हैं। वो एक ही तरीके से दोनों को दिखता है और दोनों को हमेशा खुश और एक दूसरे को प्यार करते हुए देखना चाहता है। जब पेरेंट्स के अंदर झगड़े हो, पेरेंट्स ही एक दूसरे को बातों में काटते हो, या सोशली उनका कहते हैं ना कि उनकी रिस्पेक्ट को गलत करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। तो वहां ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऐसा है
कि पेरेंट्स भी ध्यान रखे कि अगर मतभेद है तो बच्चों की नजर के सामने नहीं आए, इस तरह से डिस्कस करें, या तो कोई ऐसी जगह पे या घर से बाहर या अपने टेलीफोनिकली टॉक से। पर बच्चे के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि दोनों पेरेंट्स फादर मदर के अंदर कॉन्ग्रुएंस या एक यूनिटी नहीं है। दूसरा है, हमारी कोई भी डिसिप्लिन बैड हैबिट की या गलत आदतों की उसी के सामने रिफ्लेक्ट ना हो, नहीं तो वो कैच कर लेगा और फिर हम उसे रोक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि उसने देखा कि पेरेंट्स सिगरेट पीते, पेरेंट्स कुछ और बैड हैबिट्स रखते, पेरेंट्स किसी को बैड एटीट्यूड से बात करते, दैट मींस इट्स अ वे ऑफ लाइफ, उसके लिए वो नॉर्मल लगता है, वो इसी को अपना लेगा और उसी पे अपने जीवन के भी एटीट्यूड बनाएगा। तो बहुत जरूरी है कि उसके सामने जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जो सोशली एक्सेप्टेबल रिएक्शन है, उसके लिए सजग हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट में हमें भी अपने टाइम और उसे भी सिखाए कि खुद के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, स्टडी के लिए, कैरियर के लिए, दोस्तों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए एक टाइम शेड्यूल बनाए, जो कोई पेरेंट्स शायद नहीं करते। तो बच्चों को नहीं पता कि अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करें। कई बच्चे होते हैं, स्कूल जाना है, चलो 8 से 2 की स्कूल में जाके आ गए, फिर उसके बाद क्या, तो बोले उसके बाद 4 से 6 की ट्यूशन क्लास कर लिया, तो उसका 6 से 8 घंटा उसने यूज कर लिया, पर 16 घंटे का क्या, चलो 8 घंटा नींद भी निकाल दिया, तो भी स्पेयर 8 आवर्स बचते हैं। उस 8 घंटे का उसने कैसे यूटिलाइज करना है, वो जब पेरेंट्स यूज करते होंगे उस टाइम मैनेजमेंट को, तो उसे पता होगा कि कुछ अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, कुछ अच्छे रिलेशन के साथ हमें रिलेशन, अच्छे कम्युनिकेशन से बात करके बनाना है, अपने सेल्फ ग्रूमिंग में टाइम देना है कि अच्छे से हेल्थ हाइजीन बनाना है, अच्छे से अपने वार्डरोब को करना है, अच्छे से अपने घर को सजाना है, अच्छे से नीट एंड क्लीनलीनेस रखनी है, अपना काम खुद करना है। जब वो पेरेंट्स करेंगे ना, तो बच्चे भी अपना मी मैनेजमेंट पे आ जाएंगे। जब भी पेरेंट्स भी ऑफिस से आए, यहाँ पे बैग रख दी, यहाँ पे जूते, यहाँ पे मोजे फेंक दिए और फिर टीवी को लेके बैठ गए, वहीं खाना वहीं सोना, तो बच्चे के अंदर क्या आया, यही लाइफस्टाइल है, ऐसा ही करना है। पापा ने सुबह 10 से 6 की जॉब कर ली तो यही रहता है, उसके बाद सिर्फ टी पकड़ो और जैसे पापा मम्मी को चिल्लाते, चाय बनाओ, पानी लाओ, नाश्ता लाओ, लंच बनाओ, डिनर बनाओ। और संडे में क्या करते हैं पेरेंट्स, सारा दिन या तो सोते या मूवी पे जाते या आउटिंग करते। यही चीज बच्चों पेरेंट्स से सीखते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वो उनके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। उसको सुधारना है तो हमें अपना मी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत जरूरी। और आता है जैसे ए लास्ट, ASMITA का ए लास्ट, यानी एक्ट नाउ। कल पे कोई भी चीज मत छोड़ो, एक्सेप्ट करो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है। और अगर मैं नहीं करूं, ये पूरे 6 अल्फाबेट को मैं नहीं यूटिलाइज किया, तो आपकी पेरेंटिंग में आप कुछ रहे हो। आपके बच्चे आप जैसे बनाना, जो गोल देखे, उनके लिए सपने देखे कि जैसे हम डॉक्टर फैमिली थे और हम सोचे कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते, पर उन्होंने वो नहीं देखा कि कैसे डॉक्टर हम बने। आज की वो प्रैक्टिस देख रहे हैं ना बच्चे, तो कि भाई हॉस्पिटल जाते, पेशेंट ट्रीट करते, फलाना फलाना एज अ डॉक्टर जो भी, पर उन्होंने वो स्ट्रगल नहीं देखे। तो उसी स्ट्रगल के टाइम पे तो बच्चों को नहीं ले जा सकते, तो एक्ट क्या करते आज वही वो देखेंगे। तो एक्ट नाउ में भी यही है कि हमारे गोल रोज लिखे हैं, अगर हमने उसको विजुअलाइज करते, हमारी सेल्फ अफर्मेशन क्या है, हम क्या बोलते हैं, अफर्म क्या करते हैं हमारे लिए कि मैं कौन हूँ, आई एम द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। मैं ये बोलती हूँ मेरा बच्चा, माई डॉटर इज द बेस्ट डॉटर एंड द बेस्ट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो मैं उसे अगर बेस्ट एंड ब्यूटीफुल बोलती हूँ तो वो उसे एहसास कराना पड़ेगा, नहीं तुम सुंदर हो, तुम बेस्ट हो। अगर वो करने में मैं गाफिल रह गई तो वो उसे अनुभव ही नहीं होगा। आपका जो भी बच्चा है, लड़का लड़की, 2 बच्चे 3 बच्चे, जिससे उनको एहसास दिलाओ कि यू आर द बेस्ट। और ये जो सेल्फ अफर्मेशन है, पेरेंट्स उन्हें रोज बोलने चाहिए, क्योंकि हम जो सुनते हैं हम वही करते हैं, हम जो करते हैं वही हमारी आदत बनती है और हमारी आदत हमारा चरित्र बनाती है। और चरित्र बनाने में 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरी जिंदगी लगती है। तो एक छोटी सी फॉर्मूला जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज करना चाहते हो
तो उसको सिर्फ ध्यान में रखें, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा है नहीं कि आप अस्मिता के नाम से, उसे आप उल्टा पुल्टा भी जोड़ दो, मोटिवेटर पहले बन जाओ, इंटीग्रेशन पहले ला दो, टाइम का दिस इज मी मैनेजमेंट कर लो, किसी भी वर्ड से आप शुरू करो, पर ये सभी अल्फाबेट को आप ध्यान में रखो। अगर ये हो सकता है तो आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट पेरेंट है। आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स भी रखते हैं, क्योंकि आप अवेयर। पेरेंट्स ऐसे होते हैं, गुस्सा वाले होते हैं, कभी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि चलो छोड़ दिया, जो करना है वो करो, लिस्ट कंसर्न होते हैं। पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, थोड़े डांटते फटकारते और थोड़े प्रमोट करने वाले। तो आप जैसे भी पेरेंट्स हो, यू आर द गॉड, लिविंग गॉड ऑफ योर चिल्ड्रन। आपकी सजगता होनी चाहिए कि बच्चे को मुझे एक बेहतर इंसान बना के इस सोसाइटी को देना है। अगर ये ध्यान हम रखते हैं एज ए पेरेंट, तो मेरा मानना है कि बच्चे जीवन में हर अपने सपने को साकार कर सकते हैं और हर गोल को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसी ढाल मिली है, उनके ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कि जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके सवाल का मेरी तरफ से उत्तर है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, एक ब्यूटीफुल और एक वैल्यूएबल सिंटैक्स को बताने के लिए। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। यही नहीं कि आपने सुना और आपको सुन के अच्छा लगा और आपने क्लैपिंग की। हम यहाँ पे क्लैपिंग के लिए नहीं है, हम चाहते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट हो और हर उस शख्स में, चाहे मैं वो खुद ही क्यों ना, चाहे अश्विता मैम वो खुद ही क्यों ना हुई, जब तक हम चीजों को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तब तक वो ज्ञान बिल्कुल रद्दी की तरह है, बिल्कुल बेकार की तरह है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज को सुना होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नहीं भी बनाए तो ये पोस्ट हो जाएगा कुछ देर बाद। और मैं आपको एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, इसे पोस्ट होने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है www.nlpcoachingnexus.com, जो अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर बाद। आप उस पे भी विजिट कर सकते हैं। उस पे बहुत सारे हमारे कोचेज हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्री एंड पोस्ट पेड कोर्स भी हैं। और वहां से आप अपनी लाइफ के बहुत सारे अपनी लाइफ को एक बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। बहुत सारे कोर्स हैं और अश्मिता मैम भी वहीं पे आपको मिलेंगे। और उनके रिलेशनशिप के लिए भी उन्होंने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज को बनाया है, जो फ्री एंड पेड बोथ है। आप वहां से भी मैम से जुड़ सकते हैं लगातार। और कोई भी आपकी पर्सनल इश्यूज है रिलेशनशिप को लेके या पेरेंटिंग को लेके, किसी भी टाइप को लेके, आप वहां पे भी कर सकते हैं। और वेबसाइट को कमेंट में हमारे डाल दिया गया है हमारी टीम ने, और आप उस वेबसाइट से विजिट करके आप इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और हमारी जो ऑडियंस है वो, उनका एक सवाल है कि बेसिकली मेरा भी यही सवाल है, मैंने भी फील किया है कि एक समय ऐसा आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है या 6 साल का बच्चा है, आप उसे गोद में उठाते हो, आप उसे किस करते हो, आप उसे प्यार करते हो, आप उसको सब चॉकलेट दिलाने ले जाते हो, आप मार्केट में ले जाते हो, ये एक बॉन्डिंग होती है। और ठीक है, यहाँ तक हमें सब समझ में आता है। लेकिन ऐसा फिर क्या हो जाता है आफ्टर 15 ईयर्स, 16 ईयर्स या +19, या अडल्ट होने के बाद में एक एक डिफरेंस आता है। मतलब मैं कहूंगा कि उसको, अगर मैं अपनी एनएलपी के लैंग्वेज में बोलूं तो मैं उसे ईगो का डिफरेंस कहूंगा कि फादर और सन के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। और मुझे यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आती है, 1-1.5 मिनट की स्टोरी मैं सुनाता हूँ, जो हमारे मेंटोर सुनाया करते थे कि उनका एक वर्कशॉप चल रहा था बनारस के शहर में किसी कंपनी में। तो वहां पे उनको बताया गया कि क्या नाम है, हमारे डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनके रूम में ले जाया गया उनको और उनसे पूछा गया कि सर बताइए। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, मेरा बच्चा जो है वो मेरे से प्यार नहीं करता है, मेरे से मतलब नफरत करता है एक तरीके से, और मेरी बात नहीं मानता। और मेरा 500,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और इतना करोड़ों का मेरा व्यापार है, बिजनेस है, और सच में वो बहुत बड़ी कंपनी थी। लेकिन मेरा बेटा एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता है, इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो उन्होंने बोला कि
क्या आप अपने डायरेक्टर जो उनके साथ में, सॉरी उनके साथ में जो असिस्टेंट थे, क्या आप इन्हें बाहर करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, आप इनके साथ बताइए, ये फैमिली की तरह है। तो उन्होंने बताया कि, उन्होंने बोला कि मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं एक चैलेंज कर रहा हूँ एक बड़े कंपनी के मालिक को। तो उन्होंने बोला कि बताओ, मैं अपने बेटे को अभी काउंसलिंग के लिए बुला देता हूँ। तो हमारे मेंटर ने कहा कि मैंने उसको ये बताया कि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी क्या नाम है, काउंसलिंग नहीं होगी, काउंसलिंग आपकी होगी पहले। तो उनको इस बात को राइट। लेके डर लग रहा था कि मतलब वो डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कितने बड़े लोग को, लेकिन ये सच था। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से, कि उन्होंने कि आपको अपने बेटे को सॉरी बोलना पड़ेगा और गले लगाना पड़ेगा, और ये एक बार नहीं, राइट। बहुत बार, अनगिनत बार करना पड़ेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। तो मैं बताऊं कि उस डायरेक्टर के मुंह से एक आंसर निकला कि ये नहीं हो सकता, ये राइट। नहीं हो सकता। उसका इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, और उसने ये बोला कि ये नहीं हो सकता। तो फिर वही चीज है कि बेसिकली कि एक एक ऐसा क्या डिफरेंस आ जाता है, ऐसी क्या मतलब, मैं तो उसे ईगो कहूंगा, है ना। बाकी मैम आप ही अच्छे ढंग से बता पाएंगे क्योंकि आप इस पे स्टडी करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ 3-4 साल बाद, मतलब उसने उसकी शादी करा दी अपनी किसी फ्रेंड के बेटे से, बिजनेसमैन से ही। तो 4 साल बाद फिर दोबारा हमारे पास मेंटर का कॉल आया कि वो, उसके बच्चे की हालत ज्यादा खराब है, अब वो ड्रग एडिक्टेड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यस। महत्वपूर्ण रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए ये जान पाना कि एक डिफरेंस क्यों आ जाता है, और उस डिफरेंस को दूर करा जाए, उस ईगो को हटा के रिलेशनशिप। और ये जरूरी नहीं कि पेरेंट्स के बीच में ही है, ये एक कपल के बीच में भी होता है, जो हम हमें देखने को मिलता है। तो राइट। मैम प्लीज अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो ये बड़ा धन्य रहेगा मेरे लिए, प्लीज। बहुत बढ़िया और बहुत सटीक सवाल पूछा है नितिन जी। और ये सवाल के लिए मेरे जहन में एक बात याद आ रही है कि एक बच्चा था 10 साल का। उसको लगता था कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर इतने नॉलेजफुल है कि उनके पास सब सवाल के जवाब है। वही बच्चा बड़ा हो जाता है 20 साल का, तब उसे लगता है मेरा बाप खाक जानता है, उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। जब वो 30 साल का हो जाता है और खुद भी बच्चे का बाप बनता है, तब उसे पता चलता है कि नहीं नहीं, मेरे फादर के पास बहुत नॉलेज था, मुझे उनको समझने की समझ ही नहीं थी। यानी हर वक्त पे इंसान इवॉल्व होता है और उसकी नॉलेज बढ़ती है। अभी हम जो बात आपने बताई, आपके मेंटर ने जो अनुभव बताया, उसमें एक है कि पेरेंट कब तक पेरेंटिंग करेगा, कब तक गाइड करेगा। सबसे पहले ये सवाल है। बच्चा 15-16 साल का मतलब उसकी खुद की, एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट होती है। वो खुद को, खुद की पोटेंशियल को, खुद की सोच को जानने के लिए सक्षम बनता है। उसका प्यूबर्टी लेवल आता है, वो प्यूबर्टी में होता है, उसको खुद से, अपने बॉडी से लेके अपने साइकोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में वो सजगता में आता है। तब उसे पता चलता है क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी खुद की जरूरत क्या है, मैं किस चीज के लिए एक्साइटेड हूँ या मोटिवेटेड हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। यही एक टाइम होता है जब बच्चा पेरेंट्स का अपोज करता है, उनको आर्ग्यू करता है, उनके ऊपर डाउट करता है। और तभी पेरेंट्स का एटीट्यूड कैसा होता है? मेरी बात नहीं सुनता, मैंने बोला वो नहीं करता, मेरे अपोज में जाता है, तुझे मार पड़ेगी, तुझे ये नहीं मिलेगा, आज से तू घर से बाहर जाएगा, आज से तेरी क्रिकेट बंद, आज से तेरा खाना बंद, आज से तेरा एसी बंद, आज से मोबाइल बंद, हर चीज से वंचित कर देंगे। ये पेरेंट का क्राइसिस आ जाता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। एक जगह पे पेरेंट की आइडेंटिटी क्राइसिस होती है और दूसरी जगह पे बच्चे की आइडेंटिटी क्रिएट होती है। ये दोनों अपोजिट एंगल पे खड़े हैं। जैसे कहीं बीच में 6 लिखा है, तो एक एंगल पे देखने वाला उसे 6 देख रहा है और अपोजिट एंगल वाला उसे 9 देख रहा है। चीज तो वही है, पर पोजीशनिंग अलग अलग है दोनों की। दोनों का परसेप्शन करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग हो जाता है। उसी वजह से वहां पे एक खिंचान आ जाता है, अपोजिशन आ जाता है। पर जब कहते हैं ना पेरेंट, उसी के साथ पेशेंस भी होना चाहिए।
पेरेंट यानी वो रिफ्लेक्ट करते, वो रिजेंबल करते हैं पेशेंस को। उनको धीरज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टेज है बच्चे की लाइफ का। 15 से 18-20 साल की उम्र में बच्चा खुद की आइडेंटिटी क्रिएशन में लगा है। वो ये सोचता है कि मैं अपनी बॉडी से ये कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग से इतना याद करके अव्वल नंबर लाता हूँ, नहीं लाता हूँ। अपनी खुद की बॉडी एंड माइंड को कॉन्ग्रुएंस में लगा है। बॉडी कहता है ये करना है, माइंड कहता है वो करना है, और दोनों के कंफ्लिक्ट में बीच में फंसा है बच्चा। और वहां पे पेरेंट्स की बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो बच्चे को लगता है ये उनकी बिलीफ सिस्टम है, ये उनके एक्सपीरियंस है, मेरा क्या, मैं कैसे समझू, मैं कैसे अपने आप को बनाऊं, कल को मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊं। तो वो अपनी बिलीफ सिस्टम को बनाने में लगा है, क्योंकि कुदरत ने एक नई आइडेंटिटी एंटिटी बनाई है आपके बच्चे के रूप में। हम रहे ना रहे, अपने बच्चे अपने अच्छी गुण, अच्छी क्वालिटीज को सस्टेन करें। यही तो हर पेरेंट्स चाहते हैं ना। हमें 100% डुप्लीकेट करे, ऐसा डुप्लीकेटर नहीं चाहिए हमें। हमें ऐसा चाहिए कि हमारे सद्गुणों को लेके सोसाइटी के लिए एक सद इंसान बने, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बने। पर पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लिमिटेशन की वजह से, खिंचान की वजह से, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन की वजह से बच्चों के लिए बाउंड्रीज बनाते हैं। यही बाउंड्रीज, कहते हैं ना कि जेल में रहना किसी को भी पसंद नहीं आता, हम उनके लिए एक बाउंड्री की जेल बनाते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, यही दायरे में रहना। यही हमारे फैमिली और सोसाइटी का कल्चर है, नेचर है, इससे बाहर नहीं जाना। जैसे अपने इंडियन कल्चर है, अगर लेट इवनिंग लड़कियां बाहर रहती तो हम तुरंत टोकते कि ये नहीं कर सकती, ये नहीं करना है। पर हमारे हॉस्पिटल में तो हम रात को भी ड्यूटी पे रखते हैं लेडीज स्टाफ को। गवर्नमेंट पे भी प्रोविजन है कि अगर हॉस्पिटल है, अगर ऐसी कोई सर्विसेज है, पब्लिक सर्विसेज, तो वहां पे रात को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर चेंज और रेक्टिफिकेशन की रेडीनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि नहीं, बच्चा जो कर रहा है उसे एक्सेप्ट करें, अवेयर हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं उसके लिए हम उसके साथ हैं। क्योंकि अपोजिशन से जितना आप रबर को खींचोगे, एक दिन उसकी इलास्टिसिटी टूट जाएगी तो अलग हो जाएगा। कल को बच्चा ज्यादा कंट्रोल करके रखेंगे तो इतना रिबाउंड हो जाएगा कि आपसे दोबारा जुड़ने का चाहेगा भी नहीं। तो आप क्या चाहते हो बच्चों के साथ? आपसे जुड़ के रहे, आपके पास रहे, या फिर वो आपसे दूर हो जाए? तो ये भी हमें तय करना है। दूसरा है कि बच्चों के ऊपर आसपास के एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, मतलब उधर वहां उनको सिग्निफिकेंस मिलता है, लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनकी हर काम के लिए उनको कहते हैं ना अच्छी बात बताए जो हम नहीं कर पाते। इसीलिए बच्चों की वो नीड होती है अप्रिसिएशन की, एक्नॉलेजमेंट। वो एक्नॉलेजमेंट दो उसे कि नहीं तूने किया, बहुत बढ़िया किया। पर अगर तू ऐसा करता तो उसे समझाए, उसे एक्नॉलेज करते हुए भी उसकी पोटेंशियल के लिए उसे सजेस्ट करें। जैसे मैं मेरी अपनी डॉटर की बात करूँ तो वो भी एक ऐसे स्ट्रेस फेज में से गई, तो उसको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि ये मैं कर सकती हूँ। पर जब उसने मेहनत करी, उसने अपने वजन के हिसाब से, उसका बॉडी वेट थोड़ा ओबेस हो गई थी, तो उसको ऐसा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। उसका खुद का सेल्फ अवेयरनेस आया, उसने खुद को ट्रस्ट किया, तो आज वो अपने वेट को कंट्रोल कर सकती है, अपने डाइट को कंट्रोल कर रही है, और अभी उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ। दैट मीन्स आपको उसके साथ अलाइन होके, उसको एग्री करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए उसको आगे बढ़ने के लिए एनवायरमेंट देना है। यही पेरेंट्स का रोल है। फिर एक उम्र के बाद अगर बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि ड्रग एडिक्ट हो गए, एल्विस प्रिस्ली की अगर आप कहानी देखें तो वो भी एक सक्सेसफुल प्लेयर था, सिंगर था, है ना। तो उसने म्यूजिक के साथ अपने आप को एक इतना बड़ा नाम कमाया था, पर ही वॉज ऑल्सो ड्रग एडिक्ट। माइकल जैक्सन की भी स्टोरी देखे तो ही वॉज ऑल्सो एडिक्टेड, क्योंकि जब ऐसे सक्सेस का अगर आप किसी को माहौल देते और फेलियर के लिए तैयार नहीं करते, वो इंसान आगे जाके फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो हमें जैसे कुदरत ने दिन और रात दिया, हमें जैसे कुदरत ने कैसे ने अंधेरा और उजाला दिया, हर चीज की दो पहलू होती है। जैसे हमारे एक तरफ का हाथ सफेद है और एक साइड का डार्क है, यानी हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिविटी का ही कॉम्बिनेशन है। तो दोनों को एक्सेप्ट करने का बच्चों को सिखाना पड़ेगा, और वो बचपन से ही होगा। 15 साल तक ध्यान दे दिया
फिर सारी जिंदगी ध्यान नहीं देना है। 15 साल तक बच्चों को कान लगा के ध्यान से सुन लिया, फिर वो हमको सुनते रहेंगे। पर हमने उनको नहीं सुना और हमने 15 साल तक उनको सुनाते ही रहे, तो वो क्या करेंगे, सारी जिंदगी हमको सुनाते रहेंगे। तो यही है कि कम्युनिकेशन में भी, हमारे जनरेशन गैप में भी हमें ध्यान रखना है कि तालमेल हो, इंटीग्रिटी हो। इंटीग्रिटी सबसे जरूरी है। आई से शुरू होता है, आई फॉर इंटीग्रिटी भी बनता है, आई फॉर माई सेल्फ भी बनता है। वहां पे हमेशा एक क्वेश्चनेबल रखो कि मैं कौन हूँ। जब तक ये सवाल हमारे आसपास नहीं घूमता, तब तक सही रिस्पॉन्स हम नहीं दे पाते। पर पेरेंट्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। रिस्पॉन्ड करने में दिल दिमाग समझ के डालना पड़ता है, और रिएक्ट करने में तुरंत ही, जैसे आग में हाथ डाला पीछे खींच लिया, वो रिएक्ट होता है। पर रिस्पॉन्ड करना क्या है, आग है और मुझे अनुभव भी करना है, तो धीरे से लेके, समझदारी से लेके पास गए, अनुभव लेके वापस आए। ना चिल्लाया, ना गुस्सा किया, ना रिएक्ट किया। तो बच्चों को अगर जिंदगी भर पेरेंट्स के साथ इंटीग्रेटेड रखना है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी जो भी ग्रोथ की स्टेज है, उसके साथ प्यार से उनके साथ रहे, उनको अप्रिशिएट करते रहे, एक्नॉलेज करते रहे, और एक उम्र के बाद उसके साथ इस तरह से याराना दोस्ताना करे कि वो अपनी लिमिटेशन भी शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। कई बार पेरेंट्स इस तरह डांट देते, झाड़ देते कि डर जाता है बच्चा कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। जैसे बच्चे 15-16 साल के होते हैं ना, वो अपनी सेक्स के प्रति सजग होते हैं कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं ऐसे मेकअप और ग्रूमिंग करूँ तो अच्छा लगता हूँ, अगर मैं ये हेयर स्टाइल रखूँ तो लोग मुझे देखेंगे, अट्रैक्ट करें। यानी ये उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है, एज ए बीइंग मेल और बीइंग फीमेल। उस टाइम पे माँ बाप ने रोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे हेयर स्टाइल नहीं रखना है, ऐसे बाल नहीं काटने, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, यानी रोक टोक आ गई। मतलब आपने बाउंड्रीज बना दी कि बच्चे आप तक नहीं आए। एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे ही और शी, उसे एक्सेप्ट करे, अपनाए। और आपने जो बात करी ना कि बच्चे छोटे थे तो गोदी में रखते थे, दुलार करते थे, उसको हम हग करते थे। अब देखो 12-15 साल के बाद कितने पेरेंट्स हग करते हैं, कितने पेरेंट्स गोदी में बिठाते हैं, कितने पेरेंट्स काइनेस्थेटिकल टच देते हैं, वही छूट जाता है। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब दूर रखते हैं, ये नहीं करना है। पर मेरा ऐसा मानना है, मैंने कहीं सुना था कि जैसे बच्चे 12-15 साल के हो तो उन्हें कभी बुलाया करे प्रिय, स्वीट हार्ट, डार्लिंग। वो इसलिए बुलाए कि बच्चों को ऐसी आदत पड़े कि प्यार से बुलाने का माँ बाप का पहला हक है। अगर यही वर्ड किसी और ने बोल दिया तो दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन। पर जब वो बाहर वाले ने अगर उससे डार्लिंग, स्वीट हार्ट का, तो उसको लगेगा ठीक है यार, ये तो मेरे बाप की उम्र का या बाप की तरह बुला रहा है, तो वो उनके लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो फेज निकल जाएगा जब वो अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट होते या गलत साइड में जाते, अपने कैरियर से विमुख हो जाते। बहुत जरूरी है पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी भी उम्र में प्यार करे, हक करे, और उसे काइनेस्थेटिकली टच दे कि यू आर देयर फॉर योर चिल्ड्रन। बहुत जरूरी है, और तभी बच्चे एक सही इंसान बन सकते हैं। अगर वो मैं नहीं करती हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, अगर वो आप नहीं कर रहे तो आपको जरूर ध्यान करके दिन में एक बार हक करो। और वही चीज जब वो बड़े हो जाएंगे ना, और आप उस उम्र के पड़ाव पे होगे 70-80 साल के, तो उन्हें भी आपको हग करने में उतना ही प्यारा लगेगा, और आपको वो हग का वही अनुभव होगा जो वो 10-12 साल में आपको हग करते थे। तो सोचिए वो कैसा अनुभव होगा, है ना। तो यही अनुभव के लिए तो इंसान जीता है ना, प्यार के लिए। कहते जीवन एक प्यार ही है, और प्यार पाने के लिए हर किसी को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। जिसे प्यार नहीं मिला वो जीवन में कुछ नहीं पाया, पर प्यार की परिभाषा पहले डिसाइड करो। मेरा मानना है शायद ये आपके सवाल का मैंने अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश की, जो आपको सही लगा होगा। थैंक यू सो मच मैम, हमें बताने के लिए सब चीजें। मैं यहाँ पे एक बात है मेरे मन में जो आया है, बेसिकली जो हम कोचेज हैं, जो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, मुझे सबसे बेस्ट इसकी ये चीज लगती है कि ये आपको हीरो बनाती है। मतलब अगर मैं कोच हूं या आप कोच हो, तो ये आपके सामने जिसको आप सिखाने चाहते हो या जिसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आप उसको हीरो बना सकते हो, है ना। ना कि खुद को, अपने आप को उसके सामने हीरो बनने की। और मुझे लगता है कि अगर सच में कोई अच्छा मेंटोर है, अच्छा गुरु है,
तो वो आपके सामने हीरो नहीं बनेगा, आपको हीरो बनाने की तरीके बताएगा। मुझे ऐसा लगता है, तो राइट। मैं यही इस मुझे यही विचार आया कि जो पेरेंट्स होते हैं तो वो ज्यादातर क्या बोलते हैं कि अरे तुझे क्या पता मैंने क्या करा था, तू तू क्या जानता है, हमारी जवानी में हमने तो ये करा था, है ना। वो अपने बेटे को ये बताते हैं कि मैं हीरो था। नहीं, वो अच्छी हाँ। बात है कि चलो ठीक है, आपका बेटा परसीव कर हम्म, रहा है आपको एज अ रोल मॉडल। हम्म, पर हम्म। आप अपने बच्चे को भी ये बताएं कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। ये देखो, वो एक दौर था, ये भी एक दौर है ना। वो भी गुजर गुजर राइट। गया और ये भी गुजर जाएगा। हम्म, लेकिन आपको जब तक अपने परसेप्शन से आप सामने वाले को यानी अपने बच्चे को नहीं देखोगे कि भैया उसकी दुनिया अलग है, आपके जमाने का टीवी अलग था, उसके जमाने का टेलीविजन अलग है, आपके जमाने का फूड और घूमना अलग था, आपके जमाने का फूड और घूमना फिरना अलग है। तो आपको ये नहीं कि मतलब कि अरे ये क्या करेगा, वहां क्या करेगा जाके, ये क्या करेगा जाके, तो इस तरीके से ना करें। बच्चे को हीरो बनाए और हमेशा उसको बताते रहें कि तुम्हारे अंदर ये बेस्ट क्वालिटी है। और मैम हम सभी जानते हैं कि राइट। जिस चीज की हमारी तारीफ की जाती है हम उससे और ज्यादा अच्छे ढंग से काम करते हैं। थैंक यू सो मच हम्म। मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट एंड फॉर दिस वैल्यूबल। और मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क एंड यू कैन कमेंट, एंड आफ्टर दिस पोस्ट यानी आफ्टर दिस सेशन दिस पोस्ट विल शेयर टू योर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब nlpnexus.com पे भी आप जा सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। और अभी भी मैं यही कहना चाहूंगा, एक सुंदर सा मैसेज देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। इफ यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, इफ यू रियली वांट टू चेंज अपग्रेड योर सेल्फ, एंड इफ यू रियली वांट टू get your desired life, then you can visit www.nlpcoachingnexus.com where the everyone वहां पे जितने भी एवरी कोचेज हैं वो आपको अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्होंने रिसर्च की हुई है और एनएलपी की टेक्निक से आपको हेल्प करेंगे। देर इज फ्री एंड पेड कोर्सेज और वहां पे हमारे सबमिट वगैरह भी होते हैं। और मैं हर संडे एवरी संडे में अपने कोचेस को लेके आता हूँ जो आपको बहुत सारी ऐसी खूबसूरत सी बातें बताते हैं और जिसमें एनएलपी भी होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, किस तरीके से हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम और कंडीशन करें। और मैम ने जो भी कुछ बताया ये सब अपना एक्सपीरियंसेस और रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन और एनएलपी की स्टडी और उनकी ट्रेनिंग और ये सब लगातार करके उन्होंने इस चीज को बताया है। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ऑडियंस को भी और मैम को भी। प्लीज मैम अगर एक बार आप भी अपने ऑडियंस को बता दें कि वो अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो वो आपको किस तरीके से आपसे फॉलो कर सकते हैं, प्लीज मैम। सही बात है। अगर मैं आपको कुछ काम आ सकती हूँ तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हो, जैसे एनएलपी का जो नेक्सस है अपना कोचिंग नेक्सस, उसमें भी जुड़ सकते हैं, या मेरे यूट्यूब पे भी आप आ सकते हो जो अस्मिता परमार nlp.com है, या जीत अस्मिता परमार पे भी आ सकते हो। और आप यही नितिन जी को हर संडे देखेंगे तो यहाँ मेरे अलावा भी बहुत सारे कोचिज है जिससे आप जुड़ के अपने जीवन के अलग अलग पहलू, जैसे फाइनेंस है, कैरियर है, अपने बच्चों के लिए है, अपनी हेल्थ के लिए, हर एक फील्ड के ऊपर आप जानकारी पा सकते हो। और मुझे बहुत आज खुशी है कि मुझे ये मौका मिला ये प्लेटफॉर्म पे अपने आइडियाज और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। और नितिन जी, आप वर्ल्ड दी बेस्ट एंकर हो कि आप बहुत सही तरीके से ऑडियंस के लिए सवाल भी चुनते हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। और आपकी इस उम्र में आपने बहुत अच्छी तरह से अपना रोल अदा कर रहे हो। आपके बच्चे बहुत खुशनसीब होंगे कि आपको एज अ पेरेंट पाएंगे, एज अ फादर पाएंगे। आपकी वाइफ भी इतनी खुशनसीब होगी कि आपको एज अ पार्टनर पा रही है, क्योंकि एक सच्चा इंसान सच की तलाश में जो करता है वही आप कर रहे हो। और कंट्रीब्यूट करने का जो जज्बा है सोसाइटी के लिए, वो भी आपकी काबिले तारीफ है। मुझे बहुत खुशी है आपसे जुड़ने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे आने के साथ बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे, वो ज्वाइन हुए, उनके रिएक्शन और उनके जो रिस्पॉन्स है वो भी दिखे, तो बड़ा थैंकफुल हूँ। आप ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ। बहुत थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी। फिर मिलेंगे ऐसी आशा रखती हूँ। आप सभी का दिन शुभ रहे, तंदुरुस्त रहे और अच्छे पेरेंट्स बने आप, है ना। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ऑडियंस से हम अब विदा लेना चाहेंगे क्योंकि एक समय काफी हो चला है। और आप फिर भी मैं एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप मैम से कमेंट कर सकते हैं और जो आप इस सेशन को दोबारा भी सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो एनएलपी कोचिंग नेक्सस का चैनल है वो आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां पे आप हमारे इस सेशन को सुन सकते हैं।
और अपने लिए इसके नोट्स बनाएं और इम्प्लीमेंट करें। और आप उसमें अगर फिर भी आपको कोई सवाल आ रहा है अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और अपने बारे में जरूर सोचें। वी आर वाइज फॉर अदर्स ना रहें, केवल अपने बारे में भी सोचें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने जो अपना कीमती समय दिया है हमारी ऑडियंस को और मुझे भी मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मिलते हैं हम, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे को हम मिलते हैं फिर से ऑडियंस, और जुड़े रहिएगा मुझसे। मैं नेक्स्ट फिर किसी एक खूबसूरत से ब्यूटीफुल कोच को लेके आऊंगा जो आपको अपने रेफरेंसेस से, आपको अपनी ट्रेनिंग से और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इन चीजों को बताएगा, और आपको उसके भी नोट्स बना के अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार मैम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।